नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज जो हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या कंटेंट कह सकते हैं हम, जिसमें से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और ख़ास बात क्या है इस वीडियो की कि आपने कई वीडियो देखे होंगे, उसमें बिना काम का कचरा डाला हुआ है। हम केवल और केवल टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से करेंगे और बिल्कुल क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे वहाँ। तो बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज का। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कर रहे हैं हम प्रतिजन क्या होता है। प्रतिजन या कहें कि एंटीजन क्या होता है। देखिए, सीधी सी परिभाषा कि जो पदार्थ या कहें कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाला कोई रोगाणु या बाह्य पदार्थ क्या कहलाता है, प्रतिजन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन कि शरीर में प्रवेश करने वाला या करने वाले रोगाणु या बाह्य पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या है, बाहर से प्रवेश करने वाले या रोगाणु जो है बाह्य पदार्थ या कोई रोगाणु, वो प्रतिजन कहलाते हैं। और इसका आणविक भार, ये इंपॉर्टेंट है, आणविक भार होना चाहिए। आणविक भार इसका होना चाहिए 6000 डाल्टन या इससे ज़्यादा, इससे अधिक कह सकते हो या ज़्यादा कह सकते हो। अब ये यहाँ क्यों दिया है, क्योंकि अगर मान लो प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है और वो 6000 डाल्टन का नहीं होगा तो वो प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करेगा। क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो क्या हो सकता है कि क्या रोगाणु या बाह्य पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वही प्रतिजन के रूप में काम करते हैं? नहीं। कई बार हमारे शरीर के अंदर की सेल्स या कोशिकाएं भी प्रतिजन का कार्य करती है। जैसे मान लो कोई संक्रमित कोशिकाएं हैं, वो भी क्या करेगी, रोगाणु का रूप ले लेगी, शरीर के अंदर ही पड़ी है वो। क्लियर हो गया। सेकंड क्या होगी, कैंसर जनित कोशिकाएं जो होगी, कैंसरग्रस्त कोशिकाएं भी प्रतिजन का कार्य करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से प्रतिजन के रूप में क्रिया करती है या हो सकती है, 4 ऑप्शन दे देंगे, बाह्य पदार्थ, रोगाणु, संक्रमित कोशिकाएं, इनमें से सभी। तो हमने क्या करना है, इनमें से सभी वाला करना है, क्योंकि ये कोशिकाएं भी प्रतिजन का कार्य करती है। क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारा शरीर है, बाहर से तो प्रवेश करेगा कोई रोगाणु या पदार्थ, वो तो प्रतिजन का काम करेगा ही, लेकिन अगर यहाँ कोई कोशिका है वो संक्रमित है या जो है वो कैंसरग्रस्त कोशिकाएं शरीर में ही पड़ी है, वो कोशिकाएं भी प्रतिजन का काम करती है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे ही कोई प्रतिजन, मान लो ये प्रतिजन है और ये हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने वाला है, तो सबसे पहले सामना किससे होता है, हमने किया था, किससे होता है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा से होता है। इसका सामना किससे होता है, सबसे पहले जैसे त्वचा है, इसको रोकने की कोशिश करेगी, नासा छिद्र इसको नहीं जाने देगा, श्लेष्मा उपकला होती है वो भी इसको नहीं जाने देगी। लेकिन अगर ये चले जाएं तो फिर सेकंड किससे होता है, पहले इससे होगा और सेकंड होगा विशिष्ट
विशिष्ट प्रतिरक्षी से इसका सामना होगा और आज का टॉपिक स्टार्ट यहीं से होता है। अब क्या होता है स्टूडेंट, ये प्रतिजन इसको क्रॉस कर गया मान लो और पहुंच गया विशिष्ट प्रतिरक्षी के पास। अब यहां सामना होगा और ये क्या करेगी, अब विशिष्ट प्रतिरक्षा अब क्या करेगी, इसको खत्म करने के लिए इसके आकार के वाई आकार के प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। क्लियर हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रतिजन प्रवेश सबसे पहले किससे सामना करता है, तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा से करता है। क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में विशिष्ट प्रतिरक्षा से, और विशिष्ट प्रतिरक्षी विधियां किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। क्लियर हो जाना चाहिए। इतना आ गया। अब देखो यहां से कहानी फिर स्टार्ट होती है। यहां अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखो, जो हम कचरा नहीं करेंगे, केवल और केवल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही मैंने कहा था कि अब मान लो ये प्रतिरक्षी बन गया। क्या बन गया, प्रतिरक्षी का निर्माण हो गया। तो मान लो ये प्रतिजन है, ये क्या है हमारा प्रतिजन है। तो होता क्या है, इस प्रतिरक्षी से क्या होता है, ये प्रतिजन है मान लो हमारा, और प्रतिजन का कुछ भाग यहां से, ये मान लो एक प्रतिजन है, इस तरह से इसमें बने हुए हैं मान लो। तो होता क्या है, प्रतिजन का सारा भाग स्टूडेंट इससे कार्य नहीं करता है, केवल और केवल मान लो ये एक प्रतिरक्षी है। इस तरह से बनाते हैं हम प्रतिरक्षी को। तो ये प्रतिरक्षी का ही भाग है, इसका हमने ले लिया। केवल और पूरा अणु जो होता है, पर ये हमारा प्रतिजन है। क्या है ये, प्रतिजन। तो पूरा प्रतिजन जो है वो प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, केवल उसका कुछ अंश भाग काम करता है, और उसी अंश को हम क्या कहते हैं, एपिटॉप कहते हैं। एपिटॉप, ये वाला भाग इस प्रतिजन का क्या कहलाएगा, एपिटॉप कहलाएगा, या कहते हैं प्रतिजनी निर्धारक। क्या बोलते हैं, प्रतिजनी निर्धारक। क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन है, आया हुआ है आपकी किताब में दिया हुआ है कि प्रतिजनी निर्धारक किसे कहा जाता है। तो क्या लिखोगे, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है या मिलता है, उस भाग को प्रतिजनी निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रतिजन में एक प्रतिजनी निर्धारक तो नहीं होगा, एपिटॉप नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें कई क्या हो सकते हैं, एपिटॉप हो सकते हैं, कई प्रतिजनी निर्धारक हो सकते हैं। और ये प्रतिजनी निर्धारक में क्या होता है स्टूडेंट, 6 से 8 अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है। किसकी श्रृंखला होती है, 6 से 8 अमीनो अम्ल की, करीब 6 से 8 अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला प्रतिजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है। अब ये तो यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक और आ जाता है कि एंटीजनी संयोजकता या प्रतिजनी संयोजकता किसे कहते हैं। तो देखिए कि अगर एक प्रोटीन के अंदर एंटीजनों की संख्या होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एंटीजनी संयोजकता कहते हैं। क्या कहोगे, एक प्रोटीन के अंदर, एक प्रोटीन प्रतिजन में एंटीजनी या प्रतिजनी निर्धारक की संख्या क्या कहलाती है, एंटीजनी संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। प्रतिजनी संयोजकता या एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। क्लियर हो जाना चाहिए कि देखो प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से काम करता है, क्रिया करता है, एपिटोप या प्रतिजनी निर्धारक कहा जाता है। और एक प्रतिजन में इनकी संख्या कई हो सकती है। एक प्रोटीन प्रतिजन में एंटीजनी निर्धारक की जो संख्या होगी वो एंटीजनी संयोजकता या वैलेंसी कहलाएगी। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन और भी है स्टूडेंट,
प्रश्न आ जाता है कि प्रतिजन किसके बने होते हैं, यानी कि इनका रासायनिक संगठन क्या होता है। तो किसके होते हैं, देखो ये होंगे प्रोटीन के भी हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं। और प्रतिरक्षी क्या होता है, केवल और केवल प्रोटीन होता है, हम बाद में करेंगे वो। तो ये आना आपको जरूरी है, यानी कि प्रतिजन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के भी हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड के भी हो सकते हैं, लिपिड के भी हो सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड के भी हो सकते हैं। याद करने के लिए सिंपल वे है PPS प्रोटीन पॉलीसैकेराइड और LNS लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो जाना चाहिए इतना स्टूडेंट। यानी कि क्या होते हैं, बाहर से प्रवेश करने वाले पदार्थ शरीर में या रोगाणु क्या कहलाते हैं, प्रतिजन। 6000 डाल्टन होना चाहिए। कई बार हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं ही प्रतिजन का कार्य कर लेती है, और जिन्हें जैसे संक्रमित कोशिकाएं या कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं। क्लियर होगी। प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, एपिटोप या प्रतिजनी निर्धारक। ये क्वेश्चन है और आएगा भी, क्लियर हो जाना चाहिए। और एक प्रोटीन में प्रतिजन की संख्या कई हो सकती है, और उस संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रतिजनी या एंटीजनी संयोजकता। तो अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट कि एक जीवाणुओं में एंटीजनी निर्धारकों की कितनी संख्या हो सकती है, 100 या इससे अधिक भी हो सकती है। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। अब इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो, अब जो ये क्रिया किससे होती है स्टूडेंट, विशिष्ट प्रतिरक्षा से। किससे हुई है, विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि जो है वो प्रतिजन को नष्ट करती है। क्लियर हो गया, बताया भी है कि जो है वो विशिष्ट प्रतिरक्षा जो होगी वो किसका काम करेगी, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, प्रतिरक्षी का। अब ये स्टूडेंट यहां देखो, विशिष्ट प्रतिरक्षा, यहां क्वेश्चन है 2 या 3 नंबर का आ सकता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिजन को नष्ट 4 चरणों में करती है, 4 स्टेप में करती है, 4 चरणों में। कौन से चरण है वो देखो। सबसे पहले क्या होगा कि यह निर्धारित होगा कि यह प्रतिजन जो है वो अंतर्निहित प्रतिजन है या बाह्य प्रतिजन है। क्लियर होगी बात। सबसे पहले जो प्रतिरक्षी का विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, प्रतिजन को या उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। तो वह 4 स्टेप होते हैं। पहले तो ये देखा जाएगा कि ये हमारा शरीर है, इसमें जो प्रतिजन आया है वो बाहर से आया है या हमारे शरीर में ही था। क्लियर हो गया। उसके बाद में सेकंड क्या होगा कि अगर ये बाह्य प्रतिजन है, क्या है, बाह्य प्रतिजन है, तो इसके मैंने बताया था एंटीजनी या एपिटोप बोलते हैं, एंटीजनी निर्धारक की संरचना, उसकी संरचना के अनुसार क्या होगा, बी लसिका कोशिका क्या हो जाएगी, सक्रिय होगी, वह क्या बनाएगी, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करेगी। क्लियर होगी। अब थर्ड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, ये प्लाज्मा कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, यही करती है, प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी। क्लियर होगी बात। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रतिरक्षी प्रतिजन से प्रतिक्रिया करेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे, प्रतिरक्षी प्रतिजन से प्रतिक्रिया करेंगे, वह साथ में
साथ ही क्या हो जाती है, CMI सक्रिय होकर के, CMI क्या होती है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय होकर रोगाणुओं का उन्मूलन या करेगी, उनको नष्ट। क्लियर होगी बात। अब देखो ये क्या होता है, ये वाला स्टेप देखो स्टूडेंट, कि जैसे ही मान लो ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आया है, पहले ये बात होगी कि अंदर का है या बाहर का है, बाहर का आ गया तो इसके इनको देखा जाएगा, ये बाहर का है मान लो, तो इस पे जो ये है एंटीजनी निर्धारक है, इनकी संरचना को देखा जाएगा। और एक मिनट लाइट वाला सेट कर देता हूं मैं, और इनकी संरचना के अनुसार ही क्या करेगी, बी लसिका कोशिका प्लाज्मा सक्रिय होकर के प्लाज्मा कोशिकाएं बनाएगी। और आपको पता है कि प्लाज्मा कोशिकाएं ही जो है वो किसका निर्माण करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। उसी दौरान क्या होता है स्टूडेंट, हमारी CMI कोशिका मध्य, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा रक्त है, जैसे ये प्रतिरक्षी है और यहाँ ये प्रतिजन है और ये प्रतिरक्षी है, तो ये कई बार इसको अटैच नहीं होता है, लेकिन ये इसको हमारी जो मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, महाभक्षक कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा ये जो है इनके द्वारा इसका भक्षण करवा देता है। यानी कि ये दोनों कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षी दोनों मिल करके उस प्रतिजन को खत्म कर देते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। 4 चरण में होती है ये क्रिया। आ गया स्टूडेंट समझ में? 4 चरणों में आ जाता है कि विशिष्ट प्रतिरक्षा किस प्रकार से प्रतिजन को नष्ट करती है। तो 4 स्टेप लिखने हैं आपने। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट देखो, अब है कि प्रतिरक्षी क्या होते हैं। प्रतिरक्षी थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, प्रतिरक्षी क्या होते हैं। प्रतिरक्षी देखो, प्रतिरक्षी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन यानी कि IG भी कहा जाता है। और क्या होता है प्रतिरक्षी, देखिए कि मान लो ये हमारा शरीर है, मैंने आपको बताया था, ये बाहर से कोई रोगाणु या बाह्य पदार्थ अंदर आ गया यहाँ, तो अब क्या होगा भाई, हमारे शरीर की ये सेल है, मान लो इसको बोलते हैं बी लसिका सेल, बी लसिका कोशिका, ये क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी और ये बना देगी प्लाज्मा कोशिकाएं। और प्लाज्मा कोशिकाएं ही एक पदार्थ का स्राव करती है जिससे ये पदार्थ प्रोटीन छोड़ती है, जिससे इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है और जिन्हें कहते हैं हम प्रतिरक्षी। इसका मतलब ये प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन कौन सा होता है, ये प्रोटीन होता है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो यहाँ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो प्रतिरक्षी होते हैं स्टूडेंट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए प्रोटीन। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए कि यहाँ ये प्रतिरक्षी है, मान लो मैं बना रहा हूँ एक रफली डायग्राम छोटा, बाद में इसकी संरचना करेंगे हम, तब बड़ा बनाएंगे। ये हमारा मान लो एक प्रतिरक्षी है। अब देखो कि यहाँ कोई प्रतिजन है, उसका ये भाग तो एपिटोप कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिटोप, यानी कि प्रतिजन का वो भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, प्रतिजनी निर्धारक या एपिटोप कहते हैं। अब क्या होता है कि प्रतिरक्षी, ये प्रतिरक्षी है, वाई आकार का है। प्रतिरक्षी का वो भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, पैराटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, पैराटॉप कहलाता है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरक्षी का आकार वाई प्रकार का होता है। प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, और इन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से काम क्रिया करता है वो कहलाता है पैराटॉप। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। तो ये आपका था जो एक, इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल उसके हिसाब से आपको वीडियो दिया है, कचरा नहीं डाला है इसमें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद भी आया होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।